Good morning to everyone. I am Prem Kaur Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, from today onwards we are going to start a new chapter, Kings and Chronicles. And in this chapter we will read about the Mughal dynasty and its empire. We will see about the Mughal rulers and their administration. Dear students, as you can see on the screen, there are 6 important rulers of Mughal dynasty. Number 1, Babur, who ruled between 1526 to 1530, and after that his son Humayun ruled the kingdom, ruled the country between 1530 to 1556, and after that Akbar, who was also known as the great emperor in Mughal dynasty, who ruled between 1556 to 1605, and after that Jahangir, Shahjahan and Aurangzeb ruled this country. Dear students, this is the scene of the court मुग़ल एम्परर. ये मुग़ल राजा के दरबार का एक चित्र है जिसमें कई सारे फरियादी अपनी फरियादों को लेकर राजा के समक्ष, सम्राट के समक्ष उपस्थित हुए हैं. Dear students, the Mughal Empire was a very vast and very powerful due to its powerful rulers. प्यारे बच्चों, जो मुग़ल एम्पायर था वो बहुत ही विशाल और बहुत ही शक्तिशाली था अपने रूलर्स के कारण. And the rulers of the Mughal Empire saw themselves as appointed by divine will to rule over a large and heterogeneous populace. बच्चों, मुग़ल शासक अपने आप को ईश्वरीय या भगवान के द्वारा नियुक्त मानते थे कि वो इस विशाल और विजातीय जनता पर शासन कर सकें. But although this grand vision was often circumscribed by the actual political circumstances, हालांकि जो असलियत थी वो राजनीतिक परिस्थितियां थी जो इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती थी. ठीक है. और इस दृष्टि के प्रचार प्रसार का क्या तरीका था? वन वे ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस विजन वाज थ्रू द राइटिंग ऑफ डायनेमिक हिस्ट्रीज. कि भाई वो अपना राजवंशी इतिहास लिख सकें, तभी वो लोगों को बतला सकेंगे या जो लोग उनके करीब हैं वो भी इस इतिहास के माध्यम से जान सकेंगे कि मुग़ल साम्राज्य किस स्थिति में और किन परिस्थितियों से गुजरते हुए महान साम्राज्य का दर्जा प्राप्त किया. मुग़ल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों के विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा. मुग़ल किंग्स कमीशनड कोर्ट हिस्टोरियन टू राइट अकाउंट्स. उन्होंने इतिहास के जो दरबार में इतिहासकार थे मुग़ल दरबार में, उनको इतिहास लिखने का काम सौंपा. एंड दिस अकाउंट्स रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द एम्परर्स टाइम. और इन्होंने बादशाह के समय की जो प्रमुख घटनाएं थी, जैसे उन्होंने युद्ध कहाँ किया, युद्ध किया, किन किन क्षेत्रों को विजित किया, किन के साथ उन्होंने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, राजनीतिक संबंध स्थापित किए, तो ये सभी घटनाओं का विवरण जो था वो इतिहासकार करता था. ठीक है. Their writers collected vast amount of information from the region of the subcontinent to help the ruler govern their domain. इसके अतिरिक्त क्या होता था कि जो लेखक होते थे वो शासकों को अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए मदद करते थे. कैसे? वो उपमहाद्वीप में, सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी जानकारियाँ होती थी उसको इकट्ठा करते थे. Modern historians writing in English have termed this genre of text chronicles. अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्रॉनिकल्स नाम दिया. ठीक है. एज दे प्रेजेंट अ कंटिन्यूस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स. और उन्होंने जितनी भी घटनाएं हुई थी उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कालानुक्रम के हिसाब से उसका विवरण प्रस्तुत किया. अच्छा, मुग़लों का इतिहास लिखने के इच्छुक कोई भी विद्वान ये जो स्रोत थे, ये रिसोर्सेज थे, उसका वो इस्तेमाल करने लगे थे. जो भी लोग अब मुग़लों का इतिहास लिखना चाहते थे तो ये जो दरबारी इतिहासकार थे उनके लिखे गए क्रॉनिकल्स को उन्होंने एज अ रिसोर्स
एज ए सोर्स उसने इस्तेमाल करना शुरू किया था। Dear students, as you can see on the screen, the mausoleum of Taimur at Samarkand in 1404, इसकी बेहतरीन नक्काशी के लिए ये अपने जाना जाता है। ये आपके फर्स्ट पेज, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट टू नो अबाउट द मुगल्स एंड देयर एम्पायर। हम मुगल शासकों के बारे में और उनके साम्राज्य के बारे में भी जानेंगे। मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। ठीक है, उसमें इब्राहिम लोदी को हटा करके बाबर ने इस देश में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उनका बेटा हुमायूं आया। हुमायूं ने 1530 से 40 के बीच रूल किया और फिर 1555 और 56 के बीच। इसके बीच की जो स्टोरी मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। इसके बाद जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 के बीच आया। फिर अकबर के बाद बेटा जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे योग्य उत्तराधिकारी भी उसमें उस मुग़ल साम्राज्य में मुख्य शासक के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन किया। द नेम मुगल डिराइव्ड फ्रॉम मंगोल। बेटा मुगल नाम जो था वो मंगोल से उत्पन्न हुआ था। दो टुडे द टर्म इवोक्स द ग्रैंड्योर ऑफ एन एम्पायर। यद्यपि आज भी ये जो नाम है एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है। इट वॉज नॉट द नेम ऑफ द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी चूज फॉर देमसेल्फ। ये कहता है कि ये जो राजवंश के शासकों ने स्वयं अपने लिए मुगल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। दे रिफर टू देमसेल्फ एज ए तैमूरीद। ओके, ये अपने आप को तैमूरी कहना पसंद कहलाते थे क्योंकि एज अ डिसेंडेंट ऑफ द टर्किश रूलर तैमूर, ये क्योंकि जो टर्किश रूलर था तैमूर, उसके ये वंशज थे। किस तरफ से? पैटर्नल साइड से। वो अपने पितृपक्ष के वंशज के तौर पर देखा जाता था। तुर्की शासक तैमूर से वो अपने आप को पैटर्नल साइड में पितृपक्ष से देखते थे। And the Babur, the first Mughal ruler, was related to Genghis Khan from his mother's side. मुगल साम्राज्य का जो पहला शासक था बाबर, वो मातृपक्ष से चंगेज खान का संबंधी था और पितृपक्ष से किस तरफ से संबंधी थे? तैमूर से। He spoke Turkish and referred derisively to the Mongol as barbaric hordes. वो तुर्की भी बोलता था। बाबर ने अपना पहला जो संस्मरण है बाबरनामा वो तुर्की में ही लिखा था और ये तुर्की बोलता भी था। उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया। ठीक है। ड्यूरिंग द 16th century, यूरोपियन यूज द टर्म मुगल टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर्स ऑफ दिस ब्रांच ऑफ द फैमिली। जो 16वीं शताब्दी में यूरोपियों ने परिवार की शाखा के भारतीय शासकों को मुगल शब्द का प्रयोग करके उनका वर्णन किया। और आप लोगों ने रडियार्ड किपलिंग की जंगल बुक में एक नायक के बारे में भी सुना होगा, है ना? यंग हीरो ऑफ रडियार्ड किपलिंग जंगल बुक, उसका नाम था मोगली। तो मोगली नाम भी उससे ही उत्पन्न हुआ ऐसा माना जाता है। द एम्पायर वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अ नंबर ऑफ रीजनल स्टेट्स of India through conquest and political alliances between Mughals and local chieftains। जो मुग़लों और स्थानीय जो सरदार थे उनके बीच जो पॉलिटिकल अलायंसेस होते थे वो अलग अलग टर्म्स पे होते थे। हालांकि मुग़लों ने जो अपने साम्राज्य की स्थापना या रचना की थी बेटा वो इसी आधार पर की थी, पॉलिटिकल अलायंसेस के आधार पर, और कुछ को कॉन्क्वेस्ट जीत करके, विजय प्राप्त करके। ये वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके भी एक प्रकार से वो राजनीतिक संबंध ही स्थापित करते थे। राजनीतिक संबंधों के अलावा ये क्या लिया जाए, वो मैत्री संबंध भी स्थापित करते थे। तो इस तरह से उन्होंने भारत के महत्वपूर्ण और विविध क्षेत्रों को इस साम्राज्य में मिला लिया। द फाउंडर ऑफ द एम्पायर जहीरुद्दीन बाबर वॉज ड्राइवन फ्रॉम द हिज सेंट्रल एशियन होमलैंड। साम्राज्य का जो संस्थापक था वो जहीरुद्दीन बाबर था और उसके मध्य एशिया स्वदेश जो था वो फरगना का रहने वाला था
और वहाँ से उज़्बेकों ने इसे भगा दिया था। फर्स्टली ही एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एट काबुल, पहले उसने अपने आप को काबुल में स्थापित किया। एंड देन इन 1526 pushed further into the Indian subcontinent in search of territories and resources to satisfy the needs of the number of his clan. फिर 1526 में अपने सदस्यों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए बेटा इसने क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आगे बढ़ा। His successor was Nasiruddin Humayun, who ruled between 1530 to 40 and 1556 to 55 to 56. And he expanded the frontier of the empire but lost it to the Afghan leader Sher Shah Sur, who drove him into exile. इसको शेर शाह सूरी एक अफगान नेता था, उससे वो हरा दिया था और इसने ईरान के जो सफावी शासक थे उसके दरबार में उसको वहाँ निर्वासित होने के लिए बाध्य कर दिया था। रिफ्यूजी के तौर पर उसको सफाविद रूलर जो ईरान के थे बेटा वहाँ पर उसको जाने के लिए मजबूर कर दिया। एंड इन 1555 हुमायूं डिफीटेड द सूर्स, हालांकि 1555 में हुमायूं ने सूरों को पराजित कर दिया, लेकिन एक वर्ष बाद ही 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बेटे की बात करते हैं जलालुद्दीन अकबर की। Many consider Jalaluddin Akbar the greatest of all the Mughal emperors, for he not only expanded but consolidated his empire, making it the largest, strongest and richest kingdom of his time. कई लोग जलालुद्दीन अकबर को मुग़ल बादशाहों में सबसे महानतम मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार तो किया ही, साथ ही उसने उस समय अपने साम्राज्य को विशालतम भी बनाया, दृढ़तम भी बनाया और सबसे समृद्धशाली भी बनाया। एंड अकबर सक्सीडेड इन एक्सटेंडिंग द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर टू हिंदू कुश माउंटेन्स, और उसने अकबर ने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया और उसने वहाँ पे जो उज़्बेक ऑफ तुरान थे और सफाविद ऑफ ईरान, इनको उसने वहीं पर विस्तारवादी इनकी योजनाएं थी उसको उसने लगाम लगा दी। ठीक है। अब अकबर के बाद बेटा इसके जो 3 योग्य भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले 3 योग्य या उत्तराधिकारी मिले, जिसका मैंने आपको अभी भी जिक्र कर दिया था, जैसे कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बेटा इसमें जो ईयर्स लिखा है ये इनके रूलिंग ईयर्स है, ये इन वर्षों के बीच में उन्होंने शासन किया था। मच एज देयर कैरेक्टर वेरिड, ये विभिन्न व्यक्तित्व वाले थे। And under them the territorial expansion continued though at much reduced pace. हालांकि ये सही है कि इन्होंने ये योग्य तो थे लेकिन इनकी जो क्षेत्रीय विस्तार भी जारी था, लेकिन इनकी गति जो थी काफ़ी धीमी रही थी। The 3 ruler maintained and consolidated the various instrument of governance. तीनों शासकों ने शासन के विविध यंत्रों को बनाए रखा बेटा ताकि वो उससे सुदृढ़ हो सके। तो हमने अभी तक देखा कि किस तरह से वहाँ के मुग़ल रूलर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे अपने इस एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाने में। ड्यूरिंग द 16th and 17th century, the institutions of an imperial structure were created. This included effective methods of administration and taxation. 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में शाही संस्थाओं के ढांचों का निर्माण हुआ ताकि एक बेहतरीन टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली कंडक्ट किया जा सके। ठीक है। द विजिबल सेंटर ऑफ मुगल पावर वाज द कोर्ट। मुगल शक्ति का जो स्पष्ट केंद्र था, सुस्पष्ट केंद्र जो पावर रखता था वो था कोर्ट, वहाँ का दरबार, जहाँ पर वेयर द पॉलिटिकल अलायंसेस एंड रिलेशनशिप वर फोर्स्ड, जहाँ पर राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे और साथ ही बेटा लोगों को वहाँ स्टेटस प्रोवाइड किया जाता था, हायरार्कीज डिफाइन की जाती थी, हैसियत जो होती थी उसको परिभाषित किया जाता था। द पॉलिटिकल सिस्टम डिवाइस्ड बाय द मुगल वाज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री पावर एंड कॉन्शियस पॉलिसी ऑफ अकोमोडेट द डिफरेंट ट्रेडिशन दे एनकाउंटर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। बच्चों, जो मुगलों ने के द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? वो सैन्य शक्तियों पर, और उपमहाद्वीप में जो डिफरेंट ट्रेडिशंस हुआ करते थे, भिन्न भिन्न परंपराएं होती थी, उनको आपस में समायोजित करके उसके आधार पर इसका संयोजन किया जाता था। आफ्टर 1707
फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब द पावर ऑफ डायनेस्टी डिमिनिस्ड। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके पश्चात राजवंश की शक्ति घटना शुरू हो जाती है। दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसी जो राजधानियां थी जहां से वो पहले नियंत्रण किया जाता था विशाल साम्राज्य के तंत्र को, अब वहां पर रीजनल पावर्स, ये इसका रीजनल पावर जो थे वो अपनी ग्रेटर ऑटोनॉमी के साथ उनका इमर्जेंस होता है, स्वायत्ता के साथ वो उनका उद्भव होता है। फिर भी सिंबॉलिकली द प्रेस्टीज ऑफ मुगल रूलर डिड नॉट लॉस इट्स ऑरा। हालांकि सांकेतिक तौर पर मुगल शासकों की प्रतिष्ठा की में जो ने अभी अपनी आभा नहीं खोई थी। ठीक है। इन 1857 द लास्ट सन ऑफ हिज डायनेस्टी बहादुर शाह जफर सेकेंड वाज ओवरथ्रोन बाय द ब्रिटिश। जो अंतिम वंशज था बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसको अंग्रेजों ने 1857 में उखाड़ फेंका था। नाउ इज द सेकेंड सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। हम इसमें जानेंगे कि क्यों इतिहास की रचनाएं की जाती थी। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए जो भी इतिहास थे साम्राज्य और उसके दरबार से संबंधित, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स थे बेटा। अगर हमें मुगल डायनेस्टी को जानना है तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स हुआ करते थे। They were written in order to project a vision of an enlightened kingdom to all those who came under its umbrella। ये इतिहास या ये इतिव्रत इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने इस तरह से रखे जाते थे कि ये साम्राज्य प्रबुद्ध बुद्धिजीवी राज्य के दर्शन के तौर पर देखा जा सके। इसी उद्देश्य से लिखे गए थे। और इसके पीछे एक और उद्देश्य था कि जो मुगल शासन का विरोध करते थे उन्हें बतलाना कि देखिए मुगल साम्राज्य किस तरह से अपनी आभा को संजोए हुए, किस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा है, उनके सारे विरोधों को असफल होना नियत था। ऐसा सोच करके इतिहासकार इस साम्राज्य का इतिहास को वो लिख रहे थे। सेकंड पैराग्राफ में द ऑथर ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स वर इनवेरिएबली courtiers। The stories they wrote focused on events centered on the rulers, his family, and the court and nobles, wars and administrative arrangements। बच्चों, जो मुगल इतिव्रतों ने जो इतिहासकारों ने जो लिखा, उसमें जो केंद्र बिंदु होता था इतिहास लिखने का वो होता था शासक, उसके परिवार, उसका दरबार, उसके द्वारा जो युद्ध होते थे, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो सब। और बेटा इसमें अकबर, शाहजहाँ और आलमगीर यानी औरंगजेब का ये पदवी थी, इसकी कहानियों पर आधारित कई सारे इतिहास लिखे गए, जिसमें अकबरनामा, शाहजहाँनामा, आलमगीरनामा ये संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य और दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। बेटा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, अगेन यू आर गोइंग टू रीड हियर। फ्रॉम टर्किश टू पर्सियन। मुगल दरबार इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे और दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाएं, विशेषकर हिंदवी का इस क्षेत्रीय भिन्नता के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित पल्लवित हुई। मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन। ये ध्यान रखना है, मुगल दरबार का जो इतिहास लिखा गया वो फारसी भाषा में लिखा गया। एंड अंडर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इट फ्लरिश्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ठीक है। और दिल्ली सुल्तानों के समय में ये काफ़ी फली फूली दरबार में। एंड ऑफ लिटरेरी राइटिंग्स अलॉन्गसाइड नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस स्पेशली हिंदवी एंड इट्स रीजनल वेरिएंट्स। और साथ ही साथ क्या हुआ कि हिंदवी और इसकी जो रीजनल भाषाएं थी उसका भी प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है। और फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं में ये भाषाएं जो थी काफ़ी इसने तरक्की भी की। एज द मुगल्स वर चगताई तुर्क्स बाय ओरिजिन। जो मुगल्स थे बेटा वो चगताई मूल के थे और उनकी मातृभाषा क्या थी, मदर जो टंग थी वो थी तुर्की थी। देयर फर्स्ट रूलर बाबर रोट पोएट्री एंड हिज मेमोरीज इन दिस लैंग्वेज। ये याद रखना है कि बाबर ने बाबरनामा जो है वो टर्किश में लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था अपने संस्मरण और अपनी कविताएं। इट वॉज अकबर हु कॉन्शियसली सेट आउट टू मेक पर्सियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया।
अब देखिएगा, अकबर ने फारसी भाषा को बड़ी सोच समझ के बनाया। क्यों बनाया? संभवतः ईरान के साथ जो सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंध संपर्कों के साथ साथ जो मुगल दरबार में पद पाने के जो लोग इच्छुक थे वो ईरानी थे, ठीक है, और वहाँ पर फारसी बोली जा रही थी। और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए भी प्रेरित किया होगा, ठीक है, और फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दे दिया गया। अब जो लोग फारसी जानते थे उन्हें शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की गई, जिनकी इस भाषा पे अच्छी पकड़ थी उन्हें ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए गए। राजा, शाही परिवार के लोग, दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे, ठीक है, और कुछ आगे भी ये सभी स्तरों पर प्रशासन की भी भाषा बन गई, जिसका इस्तेमाल जो थे वहाँ के अकाउंटेंट, क्लर्क्स और जो अदर फंक्शनरीज थे, अन्य अधिकारी, वे भी कर रहे थे। उन्होंने भी ये भाषा को सीख लिया था। Even when Persian was not directly used, its vocabulary and idioms heavily influenced in the language of official records in Rajasthani and Marathi and even Tamil. जहाँ जहाँ फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं थी वहाँ राजस्थानी, मराठी और तमिल इन भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था, ताकि उस शासकीय लेखों में भी इस लेखों की जो भाषा है उसमें इसकी शब्दावलियों का, इसके मुहावरों का भी प्रभाव देखने को मिला, ठीक है। फिर 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों से आने लगे। यहाँ पर जो फारसी की भाषा को जानते थे वो अलग अलग जगहों से आने लगे और वे भारतीय भाषाएं भी बोलते थे। तो क्या हुआ कि जब वो फारसी भी जानने लगे और थोड़ी भारतीय भाषा भी जानने लगे तो स्थानीय मुहावरे जो थे उसमें इस फारसी लैंग्वेज का इंडियनाइजेशन हो गया, भारतीयकरण हो गया। और इस तरह से जो फारसी के हिंदवी के साथ आ जाने के कारण, फारसी और हिंदवी के साथ आ जाने के कारण एक पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल करके सामने आई। हिंदवी भाषा और फारसी ये दोनों के आपस में मिल जाने की वजह से एक नई भाषा का उद्भव हुआ जो उर्दू के नाम से जानी गई। मुगल क्रॉनिकल्स सच एज अकबरनामा वर रिटन इन पर्सियन। अकबरनामा बेटा जो वो पर्सियन लैंग्वेज में लिखा गया। अदर लाइक बाबर मेमोरीज वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम द टर्किश इनटू द पर्सियन बाबरनामा। और बाबर के जो संस्मरण का बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया। और मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद कराया, ठीक है। उसका आदेश दिया कि इसको संस्कृत के जो महान ग्रंथ हैं उनको आप फारसी में अनुवादित कीजिए। तो महाभारत का अनुवाद जो है फारसी भाषा में हुआ और उसको कहा गया रज़्मनामा, और उसको युद्धों की एक पुस्तक के तौर पर भी देखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।